भभुआ में यानी कि कैमूर में खड़े होकर के हम बात कर रहे हैं, जिस दौर में मुस्लिम वोट बैंक भी नहीं रह गया। पहले तो कम से कम मुस्लिम वोट बैंक होता था, लेकिन अब मुस्लिम वोट बैंक भी नहीं है। वो तथाकथित सेकुलर पार्टियां भी मुस्लिमों के अन्याय पर चुप रह जाती हैं। अनवर साहब ने अपने पत्र की एक लाइन में लिखा है कि केवल ट्वीट करके अपना कोरम पूरा कर लेती हैं। तो वो ट्वीट वाली सियासत जो है उससे आगे निकलना पड़ेगा और हम सबको ये बताना पड़ेगा कि अब ये चाशनी मारने वाली सियासत नहीं चलेगी। हमें हमारा वाजिब हक चाहिए, वरना ये झुंझुना अब नहीं बजाएंगे तुम्हारा। बेटियों से एक बात पूछना चाहता हूं, जिन बेटियों के हाथ में ये बैग है, फातिमा शेख का नाम कितने लोगों ने सुना है? नहीं सुना? अभी फातिमा शेख का नाम ले रही थी हमारी बहन तो सब लोग ताली बजा रहे थे। अभी तक हुआ यही है। क्या हुआ है? बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, हमको फंसाएगा और हम फंसेंगे। रट्टू तोते की तरह नारे लगते हैं, जयकारे लगते हैं, महापुरुषों के नाम लिए जाते हैं, लेकिन जिस फातिमा शेख की बदौलत आज ये सम्मान पाई हो, वो फातिमा शेख के बारे में नहीं पता है। मैं आप लोगों में फातिमा शेख और सावित्रीबाई फूले तलाशने आया हूं, और मुझे यकीन है कि जब अगली बार आऊंगा इस धरती पर तो आप सबको पता होगा कि फातिमा शेख कौन है, और आप लोग मंच पे मुझसे कहेंगी कि भैया मुझे भी फातिमा शेख बनना है। इस देश की पहली मुस्लिम शिक्षिका थी फातिमा शेख। जिस समय स्त्रियों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, तब सावित्रीबाई फूले के साथ में जाकर के विद्यालय में पढ़ाती थी फातिमा शेख। मैं अनुरोध करता हूं यहां संगठन चलाने वाले लोगों से कि बैग और बस्ते के साथ में इनको यह भी बताया जाए कि फातिमा शेख कौन है। यह सबसे महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट बात है। सवाल यह है कि अगर मैं समाधान का हिस्सा नहीं हूं तो मैं खुद में एक समस्या हूं। मेरे बड़े भाई, अग्रज, अभिभावक, कुछ भी कह लीजिए, अली अनवर अंसारी जी ने यह बात पहले ही कह दी कि कुछ चुभ जाता है मेरा बोलना। तो मैं चुभने के लिए बोलता हूं, खुश करने के लिए नहीं बोलता हूं। इसलिए बोलूंगा वही जिससे सामाजिक परिवर्तन होगा। अब एक सवाल कि एकता कैसे आएगी? अभी एकता चौक से गुजर करके आया हूं, एकता की बात भी हो रही है, तो सवाल यह महत्वपूर्ण बनता है कि एकता कैसे आएगी? तो जब तक सामाजिक न्याय अपनी जाति के नेता में ढूंढोगे तब तक एकता नहीं आएगी। जब तक अपनी जाति के नेता के नाम पर 10 मिनट बुराई सुनने में बिलबिलाने लगोगे तब तक एकता नहीं आएगी। जब तक एक दूसरे की तारीफ नहीं करोगे अच्छे काम कर, तब तक एकता नहीं आएगी। यह मौजूदा वक्त की जरूरत है कि हम सबको एकता बढ़ाने के लिए क्रॉस करना होगा। क्रॉस करने का मतलब 10 लोगों के समूह में जब 5 या 6 वर्ग और जाति के लोगों को बुलाओगे तब एकता आएगी। जब वैचारिक रिश्तेदारी पैदा करोगे तब एकता आएगी। जब रोटी बेटी का रिश्ता कायम करोगे तब एकता आएगी। यह वैचारिक रिश्तेदारी हम सबको लागू करनी पड़ेगी। अब एक बात और कह देता हूं, एक शब्द है गंगा जमनी तहजीब। मुझे नफरत है इस शब्द से और बताता हूं क्यों। गंगा जमनी तहजीब का जहां जहां जिक्र हुआ वहां वहां पता कौन दो लोग एक हुए? किसी संगठन का अध्यक्ष ब्राह्मण तो महामंत्री मुस्लिम, महामंत्री ब्राह्मण तो अध्यक्ष मुस्लिम। यह है गंगा जमनी तहजीब। जिन लोगों ने कोरोना के समय में आप लोगों के ऊपर लांछन लगाए कि सब्जी पे थूकता है, फल पे ऐसा करता है, फलाना हमसे नफरत करता है, गांव गांव जो रेड़ी पटरी लगाने वाले, ठेले लगाने वाले हमारे भाई थे, उनको पिटवाया, उन्हीं के साथ गंगा जमनी तहजीबें शेयर की जाती हैं। इन संगठनों में जो पसमानदा लोग हैं, यानी कि मैं भी पसमानदा हूं, मैं भी पिछड़ा हूं, तो इन संगठनों में यह वाला घालमेल कब होगा कि गंगा जमनी तहजीब का मतलब हो जाएगा पसमानदा मुस्लिम और दलित, पसमानदा मुस्लिम और पिछड़ा। यह कब होगा? यह बात खराब जरूर लगेगी, लेकिन अभी जहां ये हॉस्पिटल में ले गए थे, हमको बैठे हुए हैं, उस हॉस्पिटल में 9 नाम लिखे थे, सब गंगा जमनी तहजीब वाले लिखे हैं कि नहीं? 9 नाम में 3-4 मुस्लिम है, 4-5 ब्राह्मण है। गंगा जमनी तहजीब। इस गंगा जमनी तहजीब की वजह से जिन लोगों ने आपको देशद्रोही तक की संज्ञा दे डाली,
उन्हीं लोगों को आप गंगा जमनी तहजीब में गले लगाते रहे और अपने भाइयों को छोड़ते रहे। ये सॉल्यूशंस हैं, इन सॉल्यूशंस पर काम करिए। असली वाला जो यूनिटी और एकता है, वैचारिक रिश्तेदारी वाली, वो कायम करिए। ये छलावे से बहुत दिन काम नहीं चलेगा। ईडब्ल्यूएस की बात हो रही थी, जो बातें कही गई हैं उन पर रिपीट नहीं करूंगा। जैसे आपने कहा, कौन सा कोटा कहा आपने स्वर्ण कोटा कहा, उससे और शब्द क्रिएट हो गए हैं। सुदामा कोटा है, दरिद्र कोटा है और जनेऊ कोटा है। मैं फैक्ट बता रहा हूं, मुझे भी अपने भाई हैं हमारे, मुझे भी अपने भाइयों से प्रेम है कि भाई मेरे गरीब हैं, पिछड़ गए हैं। तो मनरेगा में काम करने के लिए किसने मना किया तुमको? किसने कहा कि मनरेगा के कार्ड ना बनवाओ? किसने कहा कि नीचे उतर के मैला साफ ना करो? किसने कहा कि नालियां साफ ना करो? आओ रजिस्ट्रेशन करवाओ, करो। जो गरीब कर रहा है इस देश का, वो काम करो ना। कहां मना किया है? एक और सलाह दे देता हूं सरकार को, इन अपने भाइयों की गरीबियत और जहालियत को देखते हुए, आरक्षण गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है, हिस्सेदारी का मसला है। और अगर गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम इन 5 जजेस ने बना दिया है, तो मेरा अनुरोध है कि तुम्हारे ही अपने भाई जो मंदिरों में हजारों करोड़ रुपए की संपत्ति जमा किए बैठे हैं, निकालो और गरीबों में बांट दो, ब्राह्मणों में। हमें कोई दिक्कत नहीं। अगर गरीबी हटानी है, हम भी गरीबी हटाना चाहते हैं, हटाओ ना गरीबी। अंबानी अडानी को जो एक हाथ से लेकर के दूसरे हाथ से माल ठोके जा रहे हो, निकालो वहां से पैसा, बांट दो ब्राह्मणों में, हमें कोई आपत्ति नहीं है। गजब खेल है सरकार का। सरकार ने कहा हमें बुला करके, बोले हॉल तुम्हारा, जाओ हॉल पे कब्जा कर लो। अंदर आए, बोले नहीं, कुर्सी हमारी है। गजब। 10% तुमने सवर्ण आरक्षण दिया, आरक्षण का झुंझुना थमाया और सब कुछ बेच दिया। इस देश में पहले की सरकारों, मैं किसी सरकार का हिमायती नहीं हूं, लेकिन जितना भी बना इस देश में वो पहले की सरकारों ने बनाया, जैसे भी बनाया। तुमने बनाने की बजाय हर चीज बेची। रेल बेच दी, गेल बेच दी, सेल बेच दी, भेल बेच दी, एयरपोर्ट्स बेच दिए, पीएसयूज बेच दिए, सब कुछ बेच दिया। फिर 10% का झुंझुना नौकरी है ये नहीं, लोगे कहां से? तो मैं अपने सवर्ण भाइयों से अनुरोध करना चाहता हूं, अगर ये वीडियो उन लोगों तक पहुंचे कि केवल हमारी और इन पसमानदा भाइयों की जिम्मेदारी नहीं है देश के निजीकरण के खिलाफ लड़ने की, देश के पीएसयूज को बेचने से बचाने की, देश की संपत्तियों को बेचने से बचाने की। आओ इस लड़ाई में भागीदार बनो, फिर 10% आरक्षण लेना। आरक्षण तुम्हें चाहिए, सड़क पर लड़ेंगे हम, लाठी खाएंगे हम, घर गिराए जाएंगे हमारे, जेल में ठूसे जाएंगे हमारे भाई लोग, और माल पीटोगे तुम। 10% में कोई दिक्कत नहीं है हमें। लेकिन अभी कहा अली अनवर अंसारी जी ने कि कौन सा सर्वे है, कौन सा डाटा है। इसीलिए तो मैं माननीय तथा कथित धरती के मिलॉर्ड से कहना चाहता हूं कि जातिवार जनगणना करवा लो। और जातिवार जनगणना का मतलब पिछड़ों की आबादी नहीं है। जातिवार जनगणना का मतलब है सवर्णों को गिनो कि तुम कितने % हो और देश के कितने संसाधनों पर कब्जा जमाए बैठे हो। तुम्हारा भी पोल पट्टी खुलनी चाहिए। जब सुप्रीम कोर्ट और ये सरकारें डरती हैं जातिवार जनगणना से, तो इसीलिए डरती हैं क्योंकि इनकी भद्द पिट जाएगी और ये पता चल जाएगा कि ये मुट्ठी भर लोगों को इन्होंने 10% थमा दिया है। जब सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आती है 2006 में, रंगनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट आती है, तो अभी तक धूल फाक रही है। जब पिछड़ों को आरक्षण देना हुआ 1980 में रिपोर्ट सबमिट होती है, 10 साल लग जाते हैं उसको लागू किए हुए, 2 साल लग जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग हुए 12 साल में पिछड़ों को मिलता है और सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आज तक लागू नहीं है। लेकिन यही इस न्यायपालिका का दोहरा चरित्र है। इसलिए मैं कहता हूं कि इस देश में 2 संविधान चल रहे हैं, एक हम सब लोगों के लिए है और एक इन तथाकथित मठाधीशों के लिए है। इनके जब आरक्षण की बात आती है तो एक दिन का भी स्टे नहीं लगाया जाता, एक दिन का भी। सोचिए, आप न्यायालय में सुनवाई करिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। देश के सिस्टम पर संवैधानिक व्यक्ति होने के नाते पूरा भरोसा रखता हूं। लेकिन जब कोई भी केस जाता है, भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ में आरक्षण 14 से 27% किया, तो आपने कहा कि आंकड़े कहां हैं, और यह कहते हुए ईडब्ल्यूएस के लिए कि कोर्ट में मामला चल रहा है तो हम सुनवाई नहीं करेंगे। ओबीसी के मामले कोर्ट में चलते रहते हैं और हाई कोर्ट्स उनको लटकाती रहती हैं। इस स्थिति से समझ लीजिए कि हमारी आपकी वैल्यू अब वोट बैंक लायक भी नहीं बची है।
हम जिस दोयम दर्जे के लोग थे सच्चर कमेटी के हिसाब से, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहती है कि इस देश के पसमानदा मुस्लिमों की स्थिति हिंदू में जो दलित बने रह गए उनसे भी खराब है, उनसे भी खराब है। लेकिन इन रिपोर्ट्स की बात क्यों नहीं होगी? बात इसलिए नहीं होगी क्योंकि वही बात मैं फिर से घुमा करके आता हूं, क्योंकि सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय, बड़े से बड़े सामाजिक न्याय के ठेकेदारों को, बड़े से बड़े सामाजिक न्याय की बात करने वाले वक्ताओं को मैंने करीब से देख लिया। जैसे ही जाति के नेता की बात करो, सामाजिक न्याय भरभरा के गिर जाता है। तो जब तक हलक से सच्चाई नहीं निकलेगी, मैंने मंत्री जी का पता किया कि आरजेडी से हैं, मैंने कहा चलो धन्यवाद, बच गए। विधायक जी का पता किया, वो भी आरजेडी से हैं, वरना जेडीयू समर्थन भी करेगी और सामाजिक न्याय की बात भी करेगी, एक साथ नहीं चलेगा। ये बात करनी पड़ेगी। हम किसी के भी समर्थक, किसी के भी विरोधी हों, लेकिन जो बात सही है वो सही है। कम से कम तेजस्वी यादव ने इतनी इज्जत रख ली कि एडब्ल्यूएस पे विरोध किया है। अभी कुछ लोगों से चर्चा हो रही थी मेरी पाखंड पर। लोग कहते हैं कि मुस्लिमों के कार्यक्रमों में पाखंड पे नहीं बोलना चाहिए। तो अपने भाइयों से एक अनुरोध जरूर करूंगा कि जब तक लड़ाई धर्म के लिए लड़ोगे तब तक किसी का साथ नहीं पाओगे। मैं अपने बड़े बुजुर्गों से निवेदन कर रहा हूं हाथ जोड़ करके कि सड़क पर जब भी उतरते हो तो वो लड़ाई रोजगार की होनी चाहिए, वो लड़ाई अपना हक पाने की होनी चाहिए, वो लड़ाई सच्चर कमेटी की रिपोर्ट लागू करवाने की होनी चाहिए। पूरा समाज आपका साथ देगा, खुले मन से कह रहा हूं। लेकिन जब जब लड़ाई धर्म के एंगल से लड़ोगे तब तक बीजेपी को इनडायरेक्टली लाभ पहुंचाओगे। धर्म निजी आस्था का विषय है। मैं व्यक्तिगत तौर पर नास्तिक हूं, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं, लेकिन इस देश का संविधान इजाजत देता है हर देश के नागरिक को कि वो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार रखता है। जिस रूप में आपको किसी भी की इबादत पूजा पाठ करनी हो आप स्वतंत्र हैं, मगर धर्म और राजनीति का घालमेल मत होने दीजिए। इसी की बदौलत हम लोग भारतीय जनता पार्टी को झेलने पर मजबूर हुए हैं। आपको जानकारी होगी, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट लागू ना हो इसके लिए सबसे पहले कोर्ट कौन गया था? एक संगठन गया था, वही गंगा जमनी तहजीब वाला संगठन, सनातन वैदिक धर्म अनुयायी संगठन। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट लागू ना हो उसके लिए सनातन वैदिक धर्म वाले गए। तमिलनाडु में गैर ब्राह्मण पुजारी ना बन पाए इसके लिए भी यही वैदिक धर्म वाले गए। तो हम एक सिक्के के दो पहलू हो गए ना, हम लोग भाई हो गए कि नहीं हो गए? तो ये वाली वैचारिक रिश्तेदारी कब कायम करोगे? जब पीड़ा एक है, दर्द एक है। अंसारी जी कहते भी हैं, अपने मंचों से नारा लगाते हैं कि दलित पिछड़ा एक समान, हिंदू हो या मुसलमान। तो हम एक हो गए। इन नारों को प्लेटफॉर्म पे लाने की जरूरत है। थोड़े से और डीप में जाता हूं। जब अपने घरों में 10 लोगों का आयोजन हो, 1000 लोगों का नहीं, 1000 लोगों में तो आप तमाम लोगों को बुला लेते हैं, लेकिन जब अपने घरों में 10 लोगों का आयोजन करिए, उन 10 लोगों में ये सामाजिक न्याय दिखना चाहिए। पर्चे कराते समय ये सामाजिक न्याय जैसा एक मंच पे दिख रहा ना कि बिंद जी बैठे हैं, बगल में अंसारी जी बैठे हैं, पाल साहब अभी पर्चे देने आए, कुशवाहा जी बैठे हैं। ये वाला जो सामाजिक न्याय है, जो झलकता है कि आपके इर्द गिर्द कौन लोग रहते हैं, आपके साथ कौन लोग रहते हैं, आपके कार्यक्रम में किस तरीके के लोग आ रहे हैं, यही सामाजिक न्याय असली में आपकी तस्वीर और तकदीर बदलेगा। तो राजनीति को अपने ढंग से चलने दीजिए। हम सब की जिम्मेदारी है, जितने लोग यहां हॉल में बैठे हुए हैं, कि हम सब जब सड़क पर निकले, ऑफिस में जाएं, तो नाम देखते हुए निकलें कि फलाना अंसारी है, फलाना प्रजापति है, फलाना विश्वकर्मा है, फलाना कुशवाहा है, हमारा भाई होगा, हम कमरे में घुस जाएंगे, हमारा काम तो कर ही देगा। ये वाली फीलिंग पैदा करनी है। बाकी मंचों पे आप चाहे पक्ष को गाली दीजिए, चाहे विपक्ष को गाली दीजिए, और चाहे आरएसएस को गाली दीजिए, चाहे मनुवाद को गाली दीजिए, उनको गाली देने की बजाय हम खुद से सवाल करें कि इस लड़ाई के सिस्टम में, इस संघर्ष के सिस्टम में हम खुद कितने भागीदार हैं, हमारा क्या योगदान है इस लड़ाई में। मुझसे किसी ने पूछा कि नीरज भाई आप इतने कार्यक्रमों में जाते हैं, आपको क्या लगता है कि परिवर्तन कुछ हो रहा है कि नहीं? मैंने कहा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि परिवर्तन हो रहा है कि नहीं, क्योंकि
हमारे पास पॉजिटिव और सकारात्मक रहने के अलावा कोई दूसरा विकल्प है ही नहीं। दूसरी बात, मुझे इस बात का गर्व और घमंड रहता है कि तमाम सारे मुर्दों की फहरिस्त में मैं अभी जिंदा हूं। और इसी सोच के तहत मैं लगातार काम करता हूं, भागता दौड़ता हूं, बिना यह सोचे हुए कि इस हॉल में कितने लोगों को मेरी बात समझ में आई होगी। जब तथागत बुद्ध की एक कहानी है बिच्छू काटने वाली, सबको पता होगी कि बिच्छू काटता था, वो बार बार निकाल करके बाहर फेंक देते थे। जब उनसे पूछा गया कि क्यों ऐसा करते हो, तो उन्होंने कहा कि बिच्छू अपना गुण नहीं छोड़ रहा तो हम अपना क्यों छोड़ें। तो वही बात है कि फलक को अगर जिद है यहां बिजलियां गिराने की, तो हम सब ने भी यही ठानी है यहीं पर आसियां बनाने की। सरकार को अगर जिद है नफरत फैलाने की, तो पसमानदा महाज ने भी ठान लिया है एकता बनाने की। और इस यूनिटी, इस एकता को केवल मंचों और भाषण पे नहीं, हम लागू करके रहेंगे, ताकि अगली बार ये बेटियां ये ना कहें कि झोली वाला बाबा आएगा, जुमले सुनाएगा, राशन बंटवाएगा, हमको फंसाएगा, लेकिन हम फंसेंगे, लेकिन फंस जाएंगे। और फिर अगली बार चुनाव आएगा, फिर से यही दोहराया जाएगा। इसलिए रट्टू तोता बनाने की बजाय लोगों को तार्किक ढंग से समझाने की जरूरत है। तार्किक ढंग से मेरा अनुरोध है कि इन बेटियों में से हमें फातिमा शेख तैयार करना है। अंसारी जी, आपकी जिम्मेदारी है कि यहां जाने से पहले इन बेटियों को पता होना चाहिए फातिमा शेख कौन है। आपकी जिम्मेदारी है जी, क्योंकि इस कार्यक्रम में इन लोगों को इससे अलावा और कुछ नहीं है। बैग क्या होता है, ये तो कुछ दिन में नष्ट हो जाएगा, लेकिन हाँ, फातिमा शेख और ज्योतिबा फूले वो तो एक दूसरे की पूरक हैं। जहां फातिमा आएंगी वहां ज्योतिबा आएंगी। और उनके भाई उस्मान शेख कहां रह जाएंगे, वो भी आएंगे ही आएंगे। मंडल आयोग में 40 सिफारिशें थीं। पता है आप लोगों को लागू कितनी हुई हैं? मंडल आयोग की सिफारिशें थी 40, उसमें से 38 रह गई हैं। मगर हैरत की बात देखिए कि बुलडोजर राज को गाली दीजिए मजा आएगा, आरएसएस बीजेपी को गाली दीजिए मजा आएगा, लेकिन वो तथाकथित सामाजिक न्याय वालों ने उन 38 सिफारिशों के लिए कितनी लड़ाइयां लड़ी, कितना संघर्ष किया, जनता को जगाने के लिए कितनी बार उनके बीच में गए। यह महत्वपूर्ण सवाल है। उस तरफ जब निगाह करोगे तो एक उंगली आपकी भी तरफ होनी चाहिए। आज हैरत की बात है, एमके स्टालिन का नाम सब लोग जानते हैं। मुझे गर्व है इस बात की, मैं राजनीति में किसी का पक्ष नहीं लेता, लेकिन मुझे गर्व है इस बात की कि मैं एमके स्टालिन को पसंद करता हूं। लेकिन तकलीफ है इस बात की कि जातिवाद को खत्म करते 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 हम इतना ज्यादा जातिवाद में डूब गए कि अगर एमके स्टालिन लड़ने आ गए बिहार की इस सीट से, तो पूछेंगे किस जाति का है। जो लोग तारीफ कर रहे हैं एमके स्टालिन की सामाजिक न्याय पर, पाखंड विरोध पर, वही उसकी जाति पदा करेंगे। एक महत्वपूर्ण मुद्दा, नीरज भाई यार, मुख्यमंत्री तो एक ही जाति का बनेगा, ये कैसे हो सकता है कि सब लोग अपना अपना मुख्यमंत्री मांगे? बिल्कुल सही बात है, एक ही जाति से होगा, प्रधानमंत्री एक ही जाति से होगा, लेकिन जो होगा वो कुर्सी पे बैठे हुए अगर ये भरोसा दिला दे कि मेरे पसमानदा समाज के व्यक्ति को छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, तो सब लोग उसको अपना मान लेंगे। मानेंगे कि नहीं? लेकिन तकलीफ यही है कि एक तरफ का पक्ष तो बताया जाता है कि नीरज भाई मुख्यमंत्री तो एक जाति का होगा, तो जो एक जाति का बन रहा है वो अगर अपने भाइयों को नीचे से उठा करके गले लगाने को तैयार हो जाए। आपने अपनी पुस्तक में एक शब्द लिखा है, मान सम्मान। सम्मान बराबरी का शब्द है, इसने गैर बराबरी का शब्द है, आपने लिखा है। तो जो सम्मान देने को अगर तैयार हो जाए और सब लोगों को गले मिलके लगाने को तैयार हो जाए, तेजस्वी यादव से भी अनुरोध करूंगा, तारीफ करता हूं वैसे मैं उनकी, लालू जी की इस बात में इज्जत करता हूं कि कभी झुके नहीं वो इन तानाशाहियों के सामने, फिर भी एक अनुरोध करता हूं, उसके बावजूद एक अनुरोध करता हूं कि अगर टिकट वितरण में सामाजिक न्याय दिखाई देगा तो किसी के भरोसे रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुझे अफसोस के साथ यह कहना पड़ रहा है कि कई बार यह स्थिति गड़बड़ होती है। भारतीय जनता पार्टी ने भले ही दिखावे के लिए सही, लेकिन सामाजिक न्याय को पकड़ा है। पिछला चुनाव देख लीजिए, बुरा भले ही लगेगा, प्रदेश अध्यक्ष अलग जाति का, मुख्यमंत्री का चेहरा अलग जाति का,
उप मुख्यमंत्री का चेहरा अलग जाति का, महाराष्ट्र से आया हुआ प्रभारी अलग जाति से, दिल्ली से आया हुआ प्रभारी अलग जाति से। 6 जातियां लड़ रही थीं और हमारे यहां 1 या 2 जातियां लड़ती हैं। तो वहीं पहले ही डिफरेंस हो जाता है। इस चीज को सुधार लोगे तो भारतीय जनता पार्टी को, तानाशाहियों को, मनुवादियों को पराजित कर दोगे। नहीं कर पाओगे तो मुझे एक संघ का एजेंट बता दो, फेसबुक पे पेस्ट लिख दो, मुझे कोई तकलीफ नहीं कि मैं सिर्फ बताने आया हूं कि भैया गोबर है, तुम्हें देवता मानना है तो पूजो, मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता। बहुत बड़ी गुस्ताखी कर रहा हूं राहत इंदौरी साहब की लाइन पढ़ते हुए, गुस्ताखी कर रहा हूं इतने बड़े शायर की पढ़ते हुए, लेकिन आज के वक्त में मौजूद हैं वो लाइनें कि खिलाफ हैं होने दो, जान थोड़ी है, ये सब धुआं है, आसमान थोड़ी है, जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे, किराएदार हैं जाति मकान थोड़ी है, और सभी का खून शामिल है यहां की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। जय विज्ञान, जय संविधान, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय मंडल, जय जोहार, इनकलाब जिंदाबाद।